डोडो टीवी। अरे सूरज, और कितनी दूर है तुम्हारा ये किशनगढ़ गांव? कब से बोले जा रहे हो कि बस 20 किलोमीटर बचा है, 20 किलोमीटर बचा है, लेकिन तुम्हारा गांव है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर और कितना इंतजार करना पड़ेगा? बस 20 किलोमीटर बचा है। लो कर लो बात, तुम्हारा फिर वही जवाब। मुझे तो लगता है कि तुम अपने ही गांव का ना रास्ता भूल गए हो, इसलिए बहाने बना रहे हो। आरती, तुम्हें ना सफर का मजा लेना ही नहीं आता। अरे जरा एक नजर खिड़की के बाहर तो डालो। यहाँ की हरियाली और ये वादियाँ देखकर ऐसा नहीं लगता कि हम स्वर्ग में आ गए हों। तुम अगर अपनी आंखें बंद कर लो तो तुम्हें पक्षियों की चहचहाहट किसी संगीत की तरह कानों में बजती सुनाई देगी। देखो, इस तरह आंखें बंद करके सुनो। अरे अरे सूरज, क्या कर रहे हो? इस तरह आंखें बंद करके ड्राइविंग करोगे तो हम लोग सचमुच में स्वर्ग पहुंच जाएंगे। सूरज और आरती इसी तरह हंसी मजाक करते हुए अपनी कार से सूरज के दादा बंसी से मिलने किशनगढ़ गांव जा रहे थे। थोड़ी देर में ही वो लोग अपने दादाजी के पास पहुंच गए। दादाजी उन्हें देखकर खुशी से फूले नहीं समाये। अरे बेटा सूरज, आखिर इस बूढ़े की याद आ ही गई तुझे। सालों हो गए तुझे देखे, अब तो तेरा चेहरा भी धुंधला सा ही याद है मुझे। दादाजी, अब ये सब बोल के शर्मिंदा ना कीजिए। आपको तो पता ही है कि मम्मी पापा के अचानक गुजरने के बाद पापा की बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी। ऐसे में काम से वक्त निकाल पाना मुश्किल था, लेकिन मुझे जैसे ही मौका मिला मैं आपसे मिलने चला आया। अरे वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन ये लड़की कौन है तेरे साथ? दादाजी, ये आरती है, मेरी धर्मपत्नी। अभी 1 हफ्ते पहले ही हमने कोर्ट मैरिज की है। बड़ी सुंदर जोड़ी है बेटा तुम दोनों की। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। अच्छा, अब तुम लोग आ गए हो तो कुछ दिन तो यहाँ रुक कर ही जाना। अरे क्या दादाजी, हम लोग यहाँ रुकने नहीं बल्कि आपको अपने साथ शहर ले जाने आए हैं। अब से आपकी देखरेख आपकी बहू ही करेगी। नहीं बेटा, मुझे जितना जीना था जी लिया। अब मैं तुम लोगों पे खामखा बोझ नहीं बनना चाहता। बस आखिरी ख्वाहिश थी तुझे बहू के साथ देखने की, आज वो भी पूरी हो गई। बस अब भगवान जितनी जल्दी याद कर ले उतना अच्छा है। तुम लोग कुछ दिन रुक कर चले जाना। दादाजी के शहर जाने से मना कर देने पर सूरज और आरती ने कुछ दिन के लिए उनके साथ ही रहने का फैसला किया। फिर अगली शाम सूरज आरती को गांव में घुमाने ले गया। सूरज अपने बचपन की यादें ताजा करते हुए आरती के साथ पैदल ही चले जा रहा था। पता है आरती, बचपन की वो शरारतें मुझे आज भी बहुत याद आती हैं। दोस्तों के साथ गुल्ली डंडा खेलते खेलते कब शाम ढल जाती थी पता ही नहीं चलता था। और एक दिन तो खेलते खेलते गिल्ली सीधा दुलारी काकी के घड़े पर जा लगी। सिर पे पानी का घड़ा ले जा रही काकी पूरी भीग गई थी। उस दिन उन्होंने मेरी खूब पिटाई की थी, लेकिन उनकी बड़ी याद आती है मुझे। अरे वो देखो, सामने ही दुलारी काकी का घर है। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। सूरज आरती को काकी के घर की तरफ ले जाने लगा। तभी उसने देखा कि फटी हुई कंबल ओढ़े एक आदमी काकी के घर में जाकर दरवाजा खटखटा रहा है। देखने से वो कोई भिखारी जैसा लग रहा था। सूरज और आरती वहीं रुककर उसे देखने लगे। देखना आरती, काकी कितनी दयालु है। वो उस भिखारी को खाली हाथ नहीं जाने देगी। दे दे माई, कुछ खाने को दे दे। सुबह से कुछ नहीं खाया, बड़ी भूख लगी है माई, बस आधी रोटी दे दे। उस भिखारी ने यह शब्द बोला ही था, तभी अंदर से दुलारी काकी एक डंडा लेकर बाहर आई और उस भिखारी को पीट पीट कर भगाने लगी। चल चल भाग, भाग यहाँ से, चल हट, भाग जा यहाँ से, भाग। थोड़ी मार खाने के बाद वो भिखारी वहां से चला गया। सूरज और आरती काकी का ये रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सूरज, तुमने जैसा बताया था काकी तो उससे भी अलग निकली। कहीं उनकी दिमागी हालत बिगड़ तो नहीं गई है? नहीं नहीं आरती, काकी ऐसी बिल्कुल नहीं है। कोई न कोई बात जरूर होगी। चलो चलकर उन्हीं से पूछ लेते हैं। दोनों काकी के पास गए। काकी उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। काकी, आपने ऐसा क्यों किया? उस बेचारे भिखारी ने आधी रोटी ही तो मांगी थी, फिर आपने उसे ऐसे मार मार कर क्यों भगा दिया?
अरे बेटा, क्या तुझे तेरे दादाजी ने कुछ नहीं बताया? लगता है उस बूढ़े की याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। अरे वो कोई भिखारी नहीं है, वो केशु इस गांव का सबसे अमीर आदमी है। मान लो गांव की आधी जमीन का मालिक है, लेकिन वो अपनी जमीन जायदाद को हाथ भी नहीं लगा सकता क्योंकि एक चुड़ैल ने उसे आधी रोटी की सजा दी है। आधी रोटी की सजा? ये आप क्या कह रही हैं काकी? हाँ बेटा, चुड़ैल की आधी रोटी की सजा। वो केशु पैसे से तो अमीर है, लेकिन दान धर्म के नाम पर बिल्कुल भिखारी है। कुछ साल पहले एक विधवा औरत सरिता उसके घर बर्तन मांजने का काम किया करती थी। सरिता का एक 4 साल का बेटा था। एक दिन सरिता के बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने अपने सारे पैसे बच्चे की दवाई में लगा दिए। अब उसके पास बच्चे को खिलाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो केशु से मदद मांगने गई। लेकिन केशु ने उसे मुफ्त में एक रोटी देने से भी साफ इनकार कर दिया। तब सरिता को केशु के घर में एक आधी रोटी पड़ी हुई मिली। सरिता उस रोटी को छुपाकर अपने साथ ले जाने लगी, लेकिन तभी केशु ने उसे देख लिया और कोड़े मार मार कर उसकी खाल उधेड़ दी। अधमरी हालत में जब सरिता वो आधी रोटी लेकर अपने बेटे के पास पहुंची, तो देखा कि उसका बेटा भूख से मर चुका है। तब सदमे में आकर सरिता ने भी खुदकुशी कर ली। मरने के बाद वो चुड़ैल बन गई और केशु को श्राप दिया कि अगर वो अपनी दौलत को हाथ लगाएगा तो एक एक करके उसके परिवार के सारे लोग मर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। जब भी उसने अपनी दौलत को हाथ लगाया, उसके परिवार का एक सदस्य मारा गया। अब सिर्फ वो अकेला बचा है। उसका ये श्राप तब खत्म होगा अगर कोई केशु को वो आधी रोटी दे देगा। लेकिन फिर वो चुड़ैल उस रोटी देने वाले का ही सर्वनाश कर देगी। तो भला कौन उस चुड़ैल से दुश्मनी मोल लेना चाहेगा? इसलिए केशु को कोई भी आधी रोटी नहीं देता और सभी लोग उसे डंडे से मार मार कर भगा देते हैं। काकी की बात सुनकर सूरज हंसने लगा। अरे काकी, ये कहानी तो बड़ी मजेदार थी, लेकिन आपके अंधविश्वास के चक्कर में वो बेचारा भिखारी पिटता रहता है। बेटा हंस मत, ये कोई मजाक नहीं है। तू उस केशु से दूर ही रहना। अरे हाँ काकी, समझो मैंने आपकी बात मान ली। अब वो सब छोड़िए और मुझे और अपनी बहू को अपने हाथ से पकौड़े खिलाइए। सूरज ने काकी की बात को मजाक समझकर भुला दिया। फिर अगली रात जब सूरज और आरती अपने कमरे में सो रहे थे, तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। आरती की आंख खुल गई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने केशु खड़ा था। मेम साहब, कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है। मुझे आधी रोटी दे दो। ठीक है, तुम यही रुको, मैं लेकर आती हूँ। आरती रसोई से 2 रोटियां लेकर आई। ये लो बाबा। बेटी, मुझे सिर्फ आधी रोटी चाहिए। ये सुनकर आरती आश्चर्य में पड़ गई। उसे काकी की बात याद आने लगी। उसने पास ही रखा डंडा अपने हाथ में उठा लिया। तभी सूरज वहां आ गया। आरती, क्या कर रही हो? लगता है तुमने काकी की बात को ज्यादा गंभीरता से ले लिया। अरे वो सब तो बेकार की बातें हैं। अगर वो आधी रोटी मांग रहा है तो उसे दे दो ना। सूरज की बात मानकर आरती केशु को आधी रोटी देने लगी। तभी दादाजी वहां भागते हुए आए। दादाजी ने आरती के हाथ से रोटी छीनकर वो आधी रोटी अपने हाथों से केशु को दे दिया। आधी रोटी पाकर केशु पर तो जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। वो खुशी से झूम उठा। आजाद हो गया, आखिरकार मैं श्राप से आजाद हो गया, आजाद हो गया। ये चिल्लाता हुआ केशु वहां से भाग गया। फिर सूरज हंसते हुए बोला, दादाजी आपने। सूरज ने सिर्फ इतना ही कहा था कि तभी उनका घर हिलने लगा, मानो भूकंप आ गया हो। फिर अचानक दादाजी के ऊपर से एक डरावनी हंसी की आवाज आई। जब दादाजी ने ऊपर देखा तो वो चुड़ैल छत से लटकी हुई थी। तुमने उसे आधी रोटी क्यों दे दी? ये कहकर वो चुड़ैल बंसी पर कूद पड़ी और उसकी गर्दन को चीर कर रख दिया। फिर वो चुड़ैल भी अपने आप आग में जलकर
भस्म हो गया। उसका श्राप खत्म हो चुका था। सूरज वो सब देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। दादाजी ने अपने बच्चों के खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। उस दिन से सूरज को काली शक्तियों पर यकीन हो गया। यार मैं कब से बोल रहा हूँ तुम लोगों को, कुछ भी नहीं है यहाँ। चलो अब यहाँ से। हाँ चलो। अरे ये क्या हुआ? फ्लैशलाइट कैसे बंद हो गई? प्रतीक और विक्रम एक छोटे से शहर में एक ही फ्लैट में रहते थे। दोनों कॉलेज के दोस्त थे और अभी अभी दोनों की ही सेम कंपनी में नई जॉब लगी थी, तो दोनों ने साथ ही रहने का डिसीजन लिया। अच्छा, अरे वाह, आजा यार जल्दी। किसे बुला रहा है? बड़ा खुश लग रहा है तू। अरे राज का फोन था, ये कॉलेज में दूसरे कोर्स में था। अरे वही कैमरे वाला बंदा नेक्स्ट वीक आ रहा है। अगले हफ्ते राज प्रतीक और विक्रम के घर पहुंच गया। मैं तो भूल ही गया था तेरा चेहरा राज। वो तो मुझे प्रतीक ने बताया कि वो लड़का जो हमेशा गले में कैमरा लटकाए घूमता है, तब याद आया। अब तो मैं प्रोफेशनल वीडियोस भी बनाने लगा हूँ। एक हॉरर स्टोरी पर काम कर रहा हूँ। फिल्म का नाम है लंबी दयार माइंस। ओह अच्छा, लगता है किसी कॉमेडी फिल्म का टाइटल है भाई। अरे नहीं, मसूरी के पास ये एक हॉन्टेड जगह है। वहाँ आप से 40 साल पहले माइंस हुआ करती थी, जिसमें हजारों मजदूर काम करते थे। वैसे तो हम लोग भी मजदूर ही हैं, बस माइंस में काम नहीं करते। ऑफिस में लिफ्ट भी है जो कभी नहीं चलती। ऐसा बोलते हैं उन माइंस में मजदूरों की हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता था। माइंस से निकलने वाली जहरीली गैस से मजदूर एक एक करके मरने लगे। जब तकरीबन 10,000 मजदूर मर गए, तब पुलिस ने तहकीकात करनी शुरू की, और जब पुलिस वाले आए वो भी मर गए। वो माइंस तो बंद हो गई, पर तब से आज तक उन मजदूर और पुलिस वालों की आत्मा वहीं भटकती है, और वो जगह घूमने के लिए बंद हो गई। तो फिर तूने ऐसा सब्जेक्ट क्यों चुना अपनी फिल्म के लिए? दरअसल उन मरने वाले पुलिस वालों में एक मेरे दादाजी भी थे, इसलिए मैंने उस जगह को चुना। लोगों को भी पता चलेगा कि वहाँ का क्या सच है, इसलिए रिसर्च पर्पस से मैं कल ही निकल रहा हूँ। मेरा यहाँ आने का मकसद था कि तुम दोनों को भी साथ ले चलूं। मेरा रिसर्च वर्क भी हो जाएगा और हम साथ में मसूरी भी घूम लेंगे। ठीक है, चलते हैं। अगले दिन राज की कार में तीनों लोग मसूरी के लिए निकल गए और शाम को करीब 4 बजे सीधा लंबी देहार माइंस पहुंच गए। रिकॉर्ड करने के लिए राज के पास कैमरा था। तीनों माइंस के बचे खुचे खंडर के अंदर पहुंच गए और राज ने लोकेशन के फोटोज खींचना शुरू कर दिया। विक्रम जगह को देखते हुए बाकी दोनों से आगे निकल गया। कितनी सुंदर जगह है ये, कितनी सुंदर फोटोज आई हैं, देखो। हाँ वाकई में यार, मसूरी की पहाड़ियां कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं यहाँ से। अरे मैं हूँ भाई, दिन में ही डर रहा है यार तू तो। मैं डरा नहीं था, डरने की एक्टिंग कर रहा था ताकि राज कोई रोल ही दे दे मुझे अपनी फिल्म में। पर वाकई में मुझे अभी 10-15 लोगों के हंसने की आवाजें आ रही थी इस रूम से।
बकवास कर रहा है अब हमें डराने के लिए। वैसे यार दिन में तो ये जगह काफी सुंदर लग रही है, पता नहीं हॉन्टेड क्यों बोलते हैं इस जगह को। रात में आते हैं, अब मुझे देखना है रात में क्या फील आती है यहाँ, और कुछ वीडियोस और फोटोज भी लेने हैं रेफरेंस के लिए। ठीक है, रात में आते हैं। रात के ठीक 11:30 बजे तीनों लंबी देहार माइंस के खंडरों में पहुंच गए। यहाँ जंगली जानवरों का डर मुझे ज्यादा लग रहा है। हमसे बड़ा जानवर कौन होगा यहाँ पे? वैसे रात के सन्नाटे के बीच में जानवरों की आवाजें डरावनी तो लग रही हैं। फिर डर गया ये डरपोक आदमी। अब चलें, 12 बजने वाले हैं। भूख भी लग गई मुझे तो फिर से। बस चलते हैं, आधे घंटे में ऊपर की भी वीडियोस बना लेते हैं। प्रतीक कैमरा के सामने आ गया और बोलने लगा। तो दोस्तों चलिए आपको फर्स्ट फ्लोर भी दिखाते हैं लंबी देहार माइंस का, जहाँ 10,000 भूत हमारे इंतजार में बैठे हैं। यार मैं कब से बोल रहा हूँ तुम लोगों को, कुछ भी नहीं है यहाँ, चलो अब यहाँ से। हाँ हाँ चलो। अरे ये क्या हुआ, फ्लैशलाइट कैसे बंद हो गई अपने आप? ये खतरनाक भूत ही तेरे दादाजी हैं क्या? मुझे क्या पता, तू ही पूछ लेना रुक के। विक्रम मुझे उठा प्लीज, मेरा पैर फंस गया है। वो आ गया। प्लीज मुझे बचा ले विक्रम, प्लीज। विक्रम का दौड़ दौड़ कर बुरा हाल था। डर के मारे ऐसा लग रहा था कि उसकी जान उसकी सांसों के साथ बाहर निकल जाएगी। जो खतरनाक मंजर उसने देखा, ऐसा उसने कभी सपने में नहीं सोचा था। कार तक तो वो पहुंच गया, पर फिर उसे ध्यान आया कि चाबी तो राज के पास है। उसने किसी तरह खुद को मनाया कि वो राज की जेब से चाबी लेकर आएगा। कुणाल, धीरज और आयुष कॉलेज एग्जाम्स के बाद अपनी कार से ट्रिप पर निकले थे। धीरज ड्राइव कर रहा था, फ्रंट सीट पर कुणाल बैठा था और बैक सीट पर आयुष बैठा था। यार इस बार का ट्रिप बहुत स्पेशल होने वाला है। हाँ भाई, अब हम बड़े हो गए ये। तूने सब कुछ रख लिया था ना जो मैंने कहा था? मेरे पास जो था वो मैंने रख लिया था, बाकी ले लेंगे रास्ते से। ठीक है। तभी सामने एक मॉल दिखता है। धीरज गाड़ी रोक, मुझे कुछ लेना है। भाई जल्दी आना। कुणाल कार से उतरकर मॉल की तरफ चला जाता है। क्या लीना क्या था इसे?
अरे पागल है वो, पता नहीं घूमने जा रहा है या गृहस्थी बसाने जा रहा है। अबे वो देख सामने। वो क्या है? लग तो कोई खम्मा रहा है। खम्मा चलने कब से लगा भाई? ऊपर देख, लगता है सायरन लगी है। हो सकता है कि यहाँ के लोग कोई फंक्शन कर रहे हो और कोई और रीजन से सायरन ले जा रहे हो। हाँ, वो तो सकता है। तभी कुणाल आकर गाड़ी में बैठता है। उसके हाथ में गन होती है। भाई ये क्या लाया तू? हम कोई शिकार करने जा रहे हैं क्या? अरे वो बिल्डिंग काउंटर पर उन्होंने कहा कि सर ये ले लीजिए, आपको आगे जरूरत पड़ेगी, ये एरिया बहुत खतरनाक है। ये गन कौन सी है? लेजर। यहाँ सायरन पिलर्स है क्या? ये क्या होती है? वो हॉलीवुड मूवीज। अरे भाई तू मूवीज कम देखा कर, ठीक है? धीरज गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी सायरन की आवाज आती है। लगता है आसपास कोई फैक्ट्री है, पर ये आवाज थोड़ी अलग है भाई। ना तो एम्बुलेंस जैसी है ना पुलिस जैसी। इंडस्ट्री वाली भी अलग होती है, ये कौन सी है? तभी धीरज झटके से गाड़ी रोक देता है। उन्हें जोर का झटका लगता है। वो लोग नजरें उठाकर देखते हैं तो उनके सामने दो लंबी लंबी टांगे होती हैं जो पतले पिलर्स जैसी दिखती हैं। ये क्या बोला है? चुप हो जा भाई। उसी वक्त सामने एक कुत्ता दौड़ते हुए रोड के इस पार से उस पार जाता है। वो दोनों टांगे भी उस कुत्ते के पीछे चल देती हैं। उसे देखकर इन लोगों का बुरा हाल हो जाता है और उसके जाते ही चैन की सांस लेते हैं। ये क्या था भाई? हम वापस चले क्या? हाँ यार, चलो वापस। वो मॉल वालों की बातों से मुझे डर लग रहा था। अरे तुम लोगों को तो आना था, कितना बोल तो रहे थे भाई, हॉरर डेस्टिनेशन ही चूज करना। तो फिर अभी से डरने लगे? अरे यार। अरे ट्रेलर इतना डरावना था, तो आगे पूरी फिल्म कैसी होगी? भाई सुन, गाड़ी मोड़ ले। ठीक है, चलो वापस। धीरज गाड़ी मोड़ने लगता है। वो इतना डरा हुआ होता है कि ढंग से गाड़ी भी नहीं चला पाता है। तभी फिर से सायरन की आवाज आने लगती है और उनके गाड़ी के मुड़ते ही फिर से वही टांगे नजर आती हैं उन लोगों को। दो लंबे लंबे पैरों के ऊपर एक शरीर होता है और सिर के नाम पर 4 सायरन्स लगे होते हैं। पैरों के जैसे ही पतले पतले लंबे हाथ होते हैं उसके। वो इनकी कार को हाथ में उठाकर खिलौने की तरह ऊपर नीचे करने लगता है। कार के दरवाजे खोल देता है और जैसे ही ऊपर नीचे करता है, ये लोग नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। ऊपर से गिरने के कारण चोट तो लगती है, पर जान की फिक्र में उठकर भागने लगते हैं। आयुष के ऊपर लेजर गन गिरती है तो वो उसे लेकर भागता है। भागते भागते कब जंगल में घुस जाते हैं ये उन्हें पता ही नहीं चलता। आयुष, तूने हमें फंसा दिया। यार मुझे नहीं पता था यार ये जगह इतनी खतरनाक होगी। अगर हम मर गए तो? अरे भागो यहाँ से। अगर वो आया तो लेजर गन से हम उसे मार देंगे। फिर से वही सायरन की आवाज आने लगती है। जंगल के पेड़ों के बीच फिर वही टांगे इन लोगों को दिखने लगती हैं। ये लोग पत्थरों की आड़ में छुप जाते हैं। मैंने हॉलीवुड मूवीज में देखा है, ऐसे क्रिएचर्स को सायरन पिलर्स कहते हैं।
ये बहुत पावरफुल होते हैं, पर मुझे पता है कि इनको कैसे खत्म करते हैं। यार तुझे जो करना है वो कर, पर आज हम लोगों की जान बचा ले प्लीज। तुम लोग चुप रहना, अगर वो इधर आए तो सब अलग अलग भागना। अब मैं गोली चला रहा हूँ, ठीक है? ओके ब्रो। इधर सायरन पिलर पूरे जंगल में लोगों को ढूंढ रहा होता है और अचानक उनके पास आ जाता है। आयुष पत्थर की आड़ से लेजर गन शूट करता है। सायरन हेड का एक सायरन फट जाता है। वो पागल होने लगता है, दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। उसके चीखने से सायरन की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि इन लोगों के कान फटने लगते हैं। इन लोगों को वो पागलों की तरह ढूंढने लगता है। जिधर से गोली चल रही होती है उधर वो जाता है। ये तीनों भाग ही रहे होते हैं कि वो अपने बाएं हाथ में तीनों को उठा लेता है। आयुष लगातार लेजर गन चलाने लगता है। उसके तीनों सायरन्स को टारगेट करता है। उसका निशाना बिल्कुल सही लगता है। सायरन पिलर के सायरन्स ब्लास्ट कर जाते हैं। साथ में ये लोग भी उस ब्लास्ट में उड़ जाते हैं।